साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका श्री राम कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों आज एक नया विषय आपके समक्ष लेके आ रहे हैं जो 12वीं कक्षा जो 12th में अभी 11वीं से प्रमोट होकर आप 12वीं में पहुंचे हैं और सुनिश्चित आपके लिए आरबीएसई और सीबीएसई के लिए जो विषय निर्धारित हैं उनमें से आपका आगामी सत्र जो है शैक्षणिक सत्र में विषय रहेगा। तो इतिहास में 12th की इतिहास कक्षा में जो आपके बिंदु हैं उनका हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा हम अध्ययन करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि ये क्लासें आपको समझ में आएगी, पसंद आएगी और आपके लिए डिवीज़न, आपके लिए जीवन निर्माण के लिए सहयोगी बनेगी। तो साथियों आरबीएसई और सीबीएसई का पाठ्यक्रम एक समान है। तो राजस्थान और जो आपके पूरे भारत में एनसीईआरटी के जो द्वारा जो विद्यालय निर्धारित हैं उनमें समान रूप से आपकी पुस्तकें चलती हैं। तो राजस्थान के लिए जितने भी विद्यालय हैं, राजकीय विद्यालय या प्राइवेट जितने भी विद्यालय संबंधित, उनमें भी यही विषय पाठ्यक्रम आएगा और जो केंद्र गवर्नमेंट के जो विद्यालय हैं उनमें भी यही पाठ्यक्रम निर्धारित है। तो 12वीं क्लास के लिए जो पुस्तिका तैयार की गई है उन पुस्तिका से एक एक बिंदु को बड़ी बारीकी से हम अध्ययन करना चाहेंगे। हर एक पक्ष को खोल के आपके सामने रखेंगे और उनसे जो निर्धारित प्रश्न बनते हैं उन पर भी हम जो है फोकस करना चाहेंगे, ध्यान आकर्षित करना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं 12th क्लास की जो है इतिहास की पुस्तक। और इस पुस्तक के कितने भाग हैं और कितने जो है क्लासेस आपके सामने आती हैं उनको देखते हैं। आरबीएसई और सीबीएसई समान रूप से चलती है। साथियों 12वीं क्लास में जो आपकी पुस्तक निर्धारित की गई है वो 3 भागों में विभाजित है। 3 पुस्तकों का आकार है। कलेवर 3 पुस्तकों में लिया गया है, लेकिन अध्ययन जो है वो आपको क्रमशः करना है। पहला कलेवर जो पुस्तक है उसमें भाग 1 लिखा है और भाग 1 जब लिखा है तो इसमें भी बिंदु के लिए भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं। तो दूसरा जो पार्ट लिखा गया है वो क्या है दोस्तों, ये पार्ट है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, ये भी लिखा गया है लेकिन उसका भाग क्या है 2। इसी प्रकार हम तीसरा पार्ट लेना चाहेंगे बारीकी के लिए। तीसरी किताब जो आई है उस किताब का नाम भी भारतीय इतिहास के कुछ विषय हैं और उसमें भाग 3 है। इसका मतलब है कि किताबें कितनी हैं, 3, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। इन तीनों का क्रमिक रूप से अध्ययन करना है। इसमें विषय सामग्री पहले वाले में अलग है, दूसरे वाले में विषय सामग्री अलग है और तीसरे वाले में विषय सामग्री अलग है। अब इसको पढ़ते हैं तो एक निश्चित क्रम में चलेंगे। तो पहला जो पार्ट लेंगे वो भाग 1 होगा और भाग 1 में जब बात करते हैं तो किन किन बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। पहली पुस्तक जो है इनकी विषय वस्तु क्या है, इसमें जो है पुरातात्विक और प्राचीन जो है काल की जो बातें हैं ज़्यादा सम्मिलित की गई हैं। तो इनके विषय वस्तु पर हम फोकस डालें साथियों। तो क्या क्या लिखा गया है देखो, भाग 1 जो है पहली किताब का भाग 1 उसमें विषय 1 लिखा है। इसमें जो बिंदु दिया गया है क्या क्या आएगा, ईंटें, मनके और अस्थियाँ। ईंटें, मनके और अस्थियाँ जब लिखी गई हैं तो ये कौन सी सभ्यता के बारे में बताता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन करने को कहता है। इसी प्रकार विषय 2 दूसरा पार्ट आता है। इसके अंतर्गत टॉपिक का नाम, टाइटल जो दिया गया है वो क्या है दोस्तों, राजा, किसान और नगर। लेकिन ये कहाँ से हमें बताता है, आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्था है जो लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के बाद बताता है। ये कि ईस्वी क्या है और ईसा पूर्व क्या है, ये बिल्कुल इसके आगे वाले बिंदु में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके बाद आता है जो है विषय 3। इस विषय 3 में कौन सा पार्ट पूछा जाएगा, उसमें पूछने का जो ढंग है एक आता है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ये एक अलंकारिक बिंदु है लेकिन मूल रूप से पूछने का जो तरीका होगा वो आरंभिक समाज होगा, जहाँ से जो है हमारा नगरीकरण और व्यवस्थित जो है ऐतिहासिक श्रृंखला जहाँ से शुरू हो जाती है वो लगभग 600 ईसा पूर्व, ईसा से 600 साल पहले से की बात आती है और कब तक 600 ईस्वी। अब आप कह रहे हो कि सर आरंभिक राज्य भी ये 600 ईसा पूर्व से ईस्वी तक हैं और ये भी बात है, तो यहाँ तक ये इनका इस समय में ये जो काल चलता है इस काल में बात करेंगे आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था की
और यहाँ इसे समय करेंगे आरंभिक समाज में, जहाँ पर बंधुत्व, जाति, वर्ग के विकास की चर्चा होगी। इसी प्रकार आता है विषय 4। चौथा टॉपिक जो आएगा इस पहली पुस्तक में वो क्या आएंगे, विचारक और विश्वास और इमारतें। लेकिन समय कौन सा है, सांस्कृतिक। इस समय के सांस्कृतिक जो विकास होगा लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा संवत 600 ईसा तक। वापस यही काल, ये काल और ये काल तीनों एक जैसे हैं। ये भी एक ही टाइम का है, ये भी एक ही टाइम का और ये भी एक ही टाइम। लेकिन यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे आरंभिक राज्य का, यहाँ पर अध्ययन करेंगे बंधुत्व, जाति, वर्ग का, और यहाँ पर अध्ययन करेंगे सांस्कृतिक विकास का। इसका मतलब है कि इस पुस्तक में हमारा जो जीवन है या जो काल है वो 600 ईस्वी तक का निर्धारित किया गया। अब 600 ईसा पूर्व से लेकर, तो ईसा पूर्व में कहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से चलेंगे, और हड़प्पा सभ्यता से चलते हैं साथियों, तो इसका मतलब है कि हमारा समाज कहाँ तक चलना है, यहाँ तक। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है तो वो कहाँ से शुरू होती है, जैसे मान लो यहाँ 2500 ईसा पूर्व से लेकर या बिफोर क्राइस्ट से लेकर हम अध्ययन करेंगे, तो कहाँ तक अध्ययन करेंगे, 600 ईस्वी तक या एनो डोमेनी तक अध्ययन करते हैं, AD। तो इस प्रकार से जो अध्ययन का क्रम है वो हम यहाँ तक देखते हैं इतिहास में। अब इतिहास को पढ़ना कैसे जाने ये हम अगले वाले बिंदु में देख ही रहे हैं, क्योंकि जितनी जटिलता से हम विषय को लेके चलते हैं तो वो हमसे दूर होता जाता है। बिल्कुल सरल रूप से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। बिंदु आपके सामने हैं, इन बिंदुओं को एक एक खोल के पढ़ेंगे तो इतना घबराना नहीं है कि इस तरह की जो बातें आती हैं तो हम कैसे याद रखेंगे। अब जो ये नेक्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है, हमारा पहला बिंदु शुरू हो जाता है, और पहला बिंदु क्या होता है, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ये कहाँ कौन से काल में मिली हैं, तो ये अध्ययन करते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। ये टॉपिक है हमारा। तो हड़प्पा सभ्यता जो है इसके अंतर्गत मिलने वाली हमारी ईंटें, इसके अंतर्गत मिलने वाले मनके और इसके अंतर्गत मिलने वाली अस्थियाँ क्या बताती हैं, क्या राज खोलती है, किस प्रकार से वहाँ पर सांस्कृतिक रूप थे, और ये हड़प्पा सभ्यता भारत में कब आई, किसने विकसित की, कहाँ करी, इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। एक और बात, इस हड़प्पा सभ्यता को केवल एक नाम बता देता हूँ, इससे जो है एक दूसरा या मूल नाम जो है क्या कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये नाम भी हम साथ में रखते हैं तो पढ़ने में आसानी होती है। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता कह दो या हड़प्पा सभ्यता कह दो, एक ही नाम है। किसने दिया है, कैसे दिया है, वो मैं आपको आगे समझा। तो पहला चैप्टर हमारा शुरू होगा, पहला विषय जो शुरू होगा यहाँ से। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को कैसे पढ़ा जाता है, यहाँ पर इतिहास में ये नाम कहाँ से आया, इसके बारे में पहले उल्लेख कर लेते हैं। तो साथियों, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ कैसे मिली है या हम उसको कैसे जानना सीख सकते हैं, इतिहास को कैसे पढ़ते हैं, वो रखना चाहूँगा। हमारा जो बिंदु है साथियों वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता। इसका मैंने एक दूसरा नाम अभी आपको बताया था, वो क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये दोनों बिंदु यहाँ पे याद रखेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। एक ही नाम है, एक ही सभ्यता के दो नाम है, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें, मनके और अस्थियाँ हैं, और इसके साथ जो मिलने वाले अन्य अवशेष हैं उनको हम जानेंगे। देखते हैं दोस्तों, अब इतिहास को कैसे जानते हैं। पहले ये एक आपके सामने टेबल है। इस टेबल में ये बताया गया है कि आप जो अध्ययन कर रहे हैं वो कौन से समय में है, 2021 ईस्वी में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं A और D लिख देता हूँ या ईस्वी लिख देता हूँ तो कोई गलत नहीं है। एक उसका मतलब 2021 है, तो ये 2021 कहाँ से चला है, ये दोस्तों ईसा के जन्म से चला है। ईसा का जन्म हुए अब लगभग अभी तक कितने हो गए, 2021 साल हो गए। इसका मतलब ईसा को आधार मानकर, उनके जन्म को आधार मानकर जो ये कैलेंडर बनाया गया है इसको हम अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। पूरे विश्व में ये कैलेंडर विख्यात है। इसी के नाम आधार पर हम जो भी गतिविधि अपनाते हैं, पढ़ते हैं।
अब इसको अध्ययन का तरीका यह है कि ईसा को जन्म को एक बैलेंस बिंदु मान लो, आधार बिंदु मान लो। इससे पहले का काल जो हम ये कह रहे हैं, इससे पहले का काल ये और इसके बाद का काल ये। इसका मतलब है कि ईसा के जन्म के बाद 2021 साल गुजरे और यहाँ से जो हम पढ़ते हैं तो 2021 के बाद क्या आएगा, 2022 आएगा। इसका मतलब है कि जन्म के पश्चात यहाँ जो समय पढ़ेंगे वो धनात्मक होगा और यहाँ से हम अध्ययन करेंगे ईसा से पहले तो इधर का सारा काल जो होगा वो क्या होगा साथियों, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब है कि वो ऋणात्मक कब तक होगा, जब तक कि यहाँ पर बिंदु पर नहीं आ जाता। इसका मतलब है कि 4000, जैसे मान लो 4000 है तो इसको घटते हुए क्रम में आएंगे क्योंकि ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक भाग क्या होगा 2500, इससे पहले 1500, फिर 600, यहाँ तक आकर जैसे 0 हो जाएगा वापस बढ़ते हुए क्रम में बढ़ेंगे तो 2021 के बाद क्या आएगा 22 आए, 20 के बाद क्या आया था 21 आया। अब एक शब्द आता है जब हम पढ़ते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, ईसा के जन्म से पहले जो है या तो क्या लिखा जाता है, अंग्रेजी में लिखा जाता है बिफोर क्राइस्ट BC, या हिंदी में शब्द लिखा जाता है ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले ईसा पूर्व, अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट, और BC है इसका मतलब है कि ईसा के जन्म से पहले की घटना कन्फर्म। अब दूसरा पक्ष हम देखना चाहते हैं, ईसा के बाद की कोई घटना है और उस काल की जो बात आती है तो वहाँ पर 2-3 शब्द प्रयोग में लाएगा। एक तो कौन सा, एक तो आएगा ईस्वी, वापस लिख रहा हूँ मैं ईस्वी। अब जब ईस्वी लिखते हैं या सन लिखते हैं या एक शब्द लिखते हैं A और D, उसे कहते हैं एनो डोमेनी। एनो डोमेनी का मतलब अर्थ होता है ईसा के जन्म से। अब ईसा के जन्म से आगे का जितना भी समय चल रहा है वो AD कहलाता है और ईसा के पहले का जो समय है वो BC कहलाता है। अंग्रेजी में तो ये नाम है, हिंदी में ईसा पूर्व कहेंगे और इसे ईस्वी या सन कहेंगे। सन 2021, सन 2018, सन 1857 ईस्वी, ये जो बातें हैं हम ये ईसा के जन्म के बाद की घटनाओं को जिक्र करने के लिए देते हैं। तो ये तो समझ में आ गया है कि इतिहास ईसा पूर्व और ईसा के बाद की घटनाओं का अध्ययन कराता है, क्योंकि अंग्रेज लोगों ने बनाए हैं, अंग्रेजी लोगों ने इसका विकास किया है, तो अपने ईसा मसीह को, अपने गॉड को, अपने ईश्वर को आधार मानकर उन्होंने इसका संकलन करना, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं कि अपना जो टॉपिक है वो क्या है साथियों, वो है अपना हड़प्पा सभ्यता। इसका दूसरा नाम क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब बताओ कि ये भारत में कब विकसित हुई थी। भारत में और सभ्यताएं भी थी, लेकिन इससे ये बात है जब हम पहला चैप्टर ले रहे हैं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें, मनके और अस्थियां कब विकसित हुई, तो ये काल क्रम देखें ईसा के जन्म से पहले की बात है। और इतिहास जो हमारा शुरू होता है मानव के उद्भव से शुरू होता है, और मानव के उद्भव से सब शुरू हो रहा है। तो मानव का उद्भव कब हुआ, 25 लाख ईसा पूर्व में हुआ। और 25 लाख ईसा पूर्व में जो मानव हुआ था वो थोड़ा बुद्धिमान था, होमो सैपियंस था, प्रज्ञा मानव था, जो 2 पैरों पर चलकर सीखना शुरू कर दिया और बुद्धि का प्रयोग करना शुरू किया था। और वो हमें प्रमाण मिलते हैं उसके पत्थर के बने हुए उपकरणों से। इस कारण उस प्रज्ञा मानव का उद्भव 25 लाख ईसा पूर्व हुआ, और वो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक उसकी मात्र जानकारी जो हमें मिलती है पत्थर के उपकरणों से होती है। इसलिए काल क्या होगा, पाषाण काल। चाहे उसने दराती, खुरचनी, चाहे स्क्रैपर, ब्लेड जो भी बनाया हो, सब पत्थर के बनाए। पत्थर के अलावा उसकी जानकारी का कोई स्रोत नहीं मिलता, इसलिए इतिहासकार उसको कौन सा काल बोलते हैं, स्टोन एज या पाषाण काल। इसी प्रकार अगला जो है काल आता है वो कौन सा है, ताम्र पाषाण काल। अब ये ब्रॉन्ज जो तांबा है, ये तांबा को हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि जो तांबा है मनुष्य को ज्ञात या पहली खोजी गई धातु जो है वो है तांबा। तो पहले मनुष्य पत्थर के औजार बनाता था, जब उसे धातु की ज्ञान हो गया, पिघलाना शुरू करके उसने कि धातु के औजार बनाना भी शुरू किया। तो कौन सी धातु के बनाए, तांबे के बनाए। तो वो तांबे के औजार और पत्थर के औजार एक साथ उसके निवास स्थानों से या खुदाई में मिलते हैं, इसलिए उस काल की सभ्यता को हम कौन सी सभ्यता बोलते हैं, ताम्र पाषाण युग।
तांबा धातु जो है साथियों थोड़ी मुलायम होती है। अब वो बार बार जो है औजार मुड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उससे जो है एक और तकनीकी ज्ञात हुई मनुष्य को, और उसने जो है तांबे में क्या मिलाना शुरू कर दिया, टीन। और टीन मिलाने से उसने जो नई धातु बना दी, वो धातु क्या थी दोस्तों, कांसा। अब कांसा तांबे से और मजबूत हो गया। तो औजार और बर्तन जो है किसके बनने लगे, कांसे के बनने लगे। इस कारण आगे की जो सभ्यता आई वो कौन सी होगी, कांस्य युगीन। इसका मतलब है कि धातु की दृष्टि से ये सभ्यता कौन सी है, कांस्य युगीन। अब ताम्र पाषाण काल कब से समाप्त हो जाता है, 2500 ईसा पूर्व में। और हमारा हड़प्पा सभ्यता अब शुरू हो जाती है कहाँ से, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक। धातु की दृष्टि से देखें तो ये काल कौन सा है, कांस्य युगीन। कांसे के बर्तन भी अधिक मिलते हैं यहाँ पर, और औजार भी अधिक मिलेंगे। और इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, सिंधु घाटी सभ्यता भी है। अब इसके बाद जो हमारी सभ्यता आएगी वैदिक सभ्यता, जो अगली किताब में है। हमारे इस किताब में जो चैप्टर है वो लगभग इसमें है या इसके बाद वाले समय में, जैसे आपके 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी यहाँ तक अपने चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ये पहली किताब में ही है। पहली किताब में हमारा जो है सिलेबस यहाँ से लेकर कहाँ तक है, यहाँ तक का सिलेबस है। 600 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के लिए 2-3 चैप्टर हैं, और यहाँ से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात हम शुरू करेंगे। अब इस सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने, नामकरण देने का श्रेय किसे दिया जाता है, समय आपको पता है। ईसा से कितने साल पहले, ईसा के जन्म से 2500 साल पहले इसका उद्भव हुआ, और समाप्त कब हो गई, 1500 ईसा पूर्व में। इसका मतलब इसका चरम काल कितने सालों का है, 1000 सालों का। बाकी इससे पहले भी ताम्रपाषाणी बस्तियां थी, उन पर ये बसे, और फिर बाद में इन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया, तो फिर आगे की जो नई बस्ती आ गई वो वैदिक सभ्यता है। इस तरह का जो है विकास देखने वाला, करने वाला विद्वान कौन था दोस्तों, वो विद्वान है कौन, जॉन मार्शल। तो इस सभ्यता, सिंधु सभ्यता नाम देने वाला जो पहला विद्वान कौन है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है हमारे भारत के पुरातात्विक निर्देशक, दूसरे निर्देशक हुए। जो अलेक्जेंडर कनिंघम था वो पहला निर्देशक था, दूसरा निर्देशक है जॉन मार्शल था। इसी ने सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी जानकारी जो है ज्ञात करवाई, खोज उत्खनन का काम इसी ने करवाया था, हड़प्पा का भी और मोहनजोदड़ो का। इस जॉन मार्शल ने सबसे पहले खुदाई किस स्थान की कराई, हड़प्पा की कराई। और ये हड़प्पा की खुदाई कब कराई थी, 1921 ईस्वी में कराई। और कराने वाला विद्वान कौन सा, जिनका नाम था दयाराम साहनी। अब दयाराम साहनी ने जो है किसके नेतृत्व में खोजी, मार्शल के नेतृत्व में खोजी। इसका मतलब इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, दयाराम साहनी को। इसी कारण पहली खुदाई जो होने के कारण किस स्थान पर हुई, हड़प्पा नामक स्थल पर। पुरातात्विक स्थल कौन सा था, हड़प्पा स्थल पर खुदाई की है दयाराम साहनी ने। इसी कारण इस सभ्यता का दूसरा नाम क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता। मूल नाम क्या है इसका, सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता बसी हुई थी उसकी मूल नदी का नाम क्या था, सिंधु नदी। और आगे इसका जिक्र हम करने जा रहे हैं कि सिंधु नदी कौन से क्षेत्र में बहती थी और उसके आसपास कौन सी बस्तियाँ विकसित हुई। तो साथियों, तो इतना सा इतिहास पढ़ने का और हमारा जो बिंदु है उसका एक निश्चित स्थान आपको मैंने बता दिया इतिहास में। आगे की जो चर्चा आएंगे उसमें कालक्रम की चर्चा करते रहेंगे। अब आपकी पुस्तक के अनुसार देखें तो उसमें हम जो विषय पढ़ने जा रहे हैं कौन सा हमारा, ईंटें, मनके और अस्थियाँ, जो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का बिंदु है। और आपको ये बता दिया है कि 2500 से लेकर 1500 ईस्वी तक अध्ययन करेंगे। लेकिन इतिहास को पढ़ने के लिए आपकी किताब में भी एक चैप्टर बिंदु दिया गया है, उसको एनालिसिस कर देते हैं, फिर इस विषय पर आते हैं। क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखना साथियों, कि पढ़ते समय अंग्रेजी में BC, अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ BC, बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में इसे ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व से है, क्योंकि ईसा के जन्म से पहले की जो सारी घटनाएं आएगी मानव के उद्भव से लेकर, वो हम क्या लिखेंगे, BC या ईसा पूर्व की घटनाएं। कभी कभी आप तिथियों से पहले AD शब्द
यहाँ पर ईसा के जन्म के बाद ये जो समय है, यहाँ पर आप ए और डी शब्द लिखे हुए भी पाते हैं। हिंदी में ईस्वी लिखते हैं, हिंदी में बिल्कुल ईस्वी लिखते हैं। और यह एनो डोमेनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है, क्योंकि एनो डोमेनी ये ए और डी की शॉर्ट फॉर्म है, एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमेनी। इसका तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईसा मसीह का जन्म वर्ष ये मान लिया गया। यहाँ से पहले के घटना ईसा पूर्व और इसके बाद की घटना ईसा के जन्म से। आजकल एडी की जगह सीई शब्द का भी प्रयोग करते हैं। अब सीई का मतलब क्या है, और बीसी के स्थान की जगह पर बीसीई शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखो, ईसा का जन्म मान लो ये है, तो नए पैटर्न की नई किताबों में यहाँ तक के समय के लिए BCE शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और जबकि इसको क्या होते हैं C और E शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये जो क्यों कर रहे हैं और इसका क्या अर्थ होता है वो भी मैं बता देता हूँ। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए प्रयोग मिला। एरा का मतलब एक छोटा सर्कल, इस भाग एक एरा कह देते हैं, तो दोनों तरफ एरा बनाने के लिए ई शब्द का प्रयोग किया गया। और ये कॉमन एरा का मतलब है कि सामान्य समय जन्म के बाद CE शब्द लिख रहे हैं, और इधर का मतलब बिफोर कॉमन एरा शब्द का प्रयोग लिख रहे हैं, और ये कॉमन एरा शब्द लिख रहे हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। इसका मतलब कि विश्व के जो सामान्य अन्य देश हैं ये कॉमन एरा का प्रयोग करने लगे हैं इतिहास पढ़ने, समझने, समझाने के लिए। जबकि प्राचीन काल में यही समय जो है इतिहास निर्माताओं ने यही काम में लिया है। कौन सा? BC और AD। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य क्या होता है? बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमने BCE के लिए ईसा पूर्व और C के लिए ईस्वी तथा BP के लिए वर्तमान में से पहले शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं पर किया गया। तो हम जैसे ही शब्द आएंगे तो हम इनको पकड़ पाएंगे कि अगर ये CE लिखा है तो ईसा के जन्म के बाद है, और BCE लिखा है तो ईसा के पहले की बात है। ये हम सामान्य इतिहास पढ़ने के लिए शब्दावली दी गई थी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अब अगर हम सिंधु हड़प्पा सभ्यता की ओर चलते हैं तो ये बताओ कि ईसा के जन्म से पहले की है कि बाद की है? तो निश्चित आप कहोगे ईसा के जन्म से पहले की। इसका मतलब ये क्या आएंगे इसके लिए BC, और या इसके लिए मैं लिख सकता हूँ क्या BCE या ईसा पूर्व। BC भी लिखते हैं। अब ईसा से पूर्व कितना? तो ये लिखा है 2500 BC। और कब समाप्त हो गई, कब ना ये सभ्यता धीरे धीरे दूसरे स्थान पर चली गई? 1500 ईस्वी के आसपास। तो 1000 साल के बीच में क्या हुआ है? उनकी ईंटें मिली हैं, ये ईंटें बनाई उन्होंने, मकान बनाए, व्यापार किया, वाणिज्य किया, नगर बनाए, सब कुछ बनाए। देवी देवता, नहर, जाल, महल, सब कुछ मिलेगा। अब इनके नगर और इनकी जानकारियाँ पुरातात्विक स्थलों से मिलती हैं, उनको बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो साथियों, ये इतिहास पढ़ने का जो हमने तरीका सीखा कि ईसा से पहले और ईसा के बाद, तो ईसा से पहले की जो घटना आएगी वो माइनस घटते हुए क्रम में आएगी, और ईसा के जन्म के बाद जो घटना आएगी वो बढ़ते हुए क्रम में आएगी। इतना सुनिश्चित हो जाने के पश्चात अब हम आपके टॉपिक से शुरुआत करते हैं। और वो टॉपिक क्या था? ईंटें, मनके, अस्थियाँ, और वो कौन से काल की है साथियों? हड़प्पा सभ्यता की। और हड़प्पा सभ्यता का एक दूसरा नाम मैंने आपको बताया था, सजेस्ट किया था, वो क्या था साथियों? वो था सिंधु घाटी की सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता जो नाम दिया है वो किसने दिया है? वो शब्द दिया है जॉन मार्शल ने। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता, पहले जो ये बात आ रही है ये कहाँ की बात है, किसने बात बताई है? थोड़ा सा मैं आपको जानकारी अवगत करा देना चाहता हूँ कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत के कौन से भाग में विकसित हुई। फिर इसका एक एक बारीकी से हम अध्ययन करना चाहेंगे। तो इसके बारे में एक स्लाइड लेते हैं खाली।
नक्शे में ध्यान देना, जो नक्शे दिखाए गए हैं ये बताया गया है कि जो हमारी सिंधु घाटी जो सभ्यता है या जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है उनका क्षेत्र क्या है। ये हमारे भारत का जैसे एक पक्ष माने तो इस तरह से अपन नक्शा खींचे तो ये नक्शा जो है इधर जाता है, तो ये भाग आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये पूर्व है और ये आपका पश्चिम है। इसका मतलब अगर ये दिशा आ जाती है तो पश्चिमोत्तर दिशा आएगी। ये पूरा पार्ट भारत के पश्चिमोत्तर भाग में है। अब पश्चिमोत्तर भारत में ये जो क्षेत्र हैं सबसे उत्तर में अगर देखा जाए भारत में तो सबसे स्थान कौन सा है, मांडा। और दक्षिण में देखा जाए तो यहाँ पर जो आएगा वो महाराष्ट्र का दाइमाबाद आएगा। इसी तरह पूर्व में देखें तो राखीगढ़ी, मिठातल और गंगा यमुना के में मेरठ वाला स्थान आएगा। और सबसे पश्चिम में देखें तो सुध का गेंडोर आएगा। ये इतना भाग सिंधु घाटी सभ्यता का फैला हुआ था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जब जॉन मार्शल ने दिया है तो कैसे दिया, क्यों दिया, अब उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें देखो मुख्य नदी जो है वो कौन सी है, सिंधु नदी। अब ये जो सिंधु नदी है ये यहाँ पर बहती हुई कहाँ गिरती है, समुद्र में गिरती है। अब ये सिंधु नदी जब ये समुद्र में गिरती है तो इन स्थानों पर जो बसे हुए नगर हैं ये सिंधु नदी, अब इसकी जो सहायक नदियाँ इधर से आती हैं। और ये कौन कौन सी सहायक नदियाँ, ये देखो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और जो है व्यास, एक नदी और व्यास, ये पांचों नदियां जो हैं क्षेत्र जहाँ मिलता है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, पंजाब। और एक नदी सिंधु और एक नदी जो हमारी सरस्वती इधर से मिलती है। तो इसका मतलब है कि सरस्वती और सिंधु नदी के बीच वाली 5 नदियों का क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। अब इन क्षेत्र में जो ये स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल विकसित हुए उनमें सबसे पहला स्थान खोजा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा। और हड़प्पा जो है किन किन जो है क्षेत्रों में या जो है देश में फैला है, तो हमारी ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई है। एक तो है भारत और दूसरी आएगी ये वाला भाग जो है पाकिस्तान और ये वाला जो पार्ट है वो अफगानिस्तान। इसका मतलब है कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये हमारी जो है सभ्यता विकसित हुई है, फैली हुई थी। इसमें सबसे पहला जो स्थान खोजा गया था वो कौन सा था, हड़प्पा था। इसलिए इस सभ्यता का नाम भी क्या पड़ा गया, हड़प्पा। अब ये आपका जो टॉपिक है ईंटें, मन के मोती, ये वाला जो टॉपिक है क्या केवल हड़प्पा से ही मिला है क्या, नहीं। ये इसकी जितनी भी स्थान दिखाए गए हैं कौन सा, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सुध का गेंडोर है, कोट दीजिए है, चन्हुदड़ो है, इधर आपका लोथल है, इधर आपका जो इधर राखीगढ़ी है, मिठातल है। आपके राजस्थान में आ जाओ तो राजस्थान में आपका कालीबंगा है। ये सभी स्थलों से जो वस्तुएं मिली हैं वो जमीन से मिली हुई सामग्री क्या मिलेगी, पूरा सामग्री कहलाती है। और ये पूरा सामग्री विभिन्न विद्वानों ने अंदर से खोद कर इसको निकाला है। तो ये दब क्यों गई थी, 1500 ईस्वी के बाद ये स्थान जो है छोड़कर चले गए तो नीचे जमीन के अंदर दब गई। और ये काम वापस इसको अलग अलग खोदने का काम किया है, खुदाई करने का काम किसने किया, अंग्रेजों ने। और सबसे पहला कौन था, जॉन मार्शल ने खुदाई का काम करवाया। और हड़प्पा पर किसको भेजा था, दयाराम साहनी को, अभी मैंने बताया था। और 1922 में, ये 1921 की बात है, और 1922 में मोहनजोदड़ो पर जो है राखल दास बनर्जी जो है गए थे, किसके निर्देशन में, जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल ने फिर इसका नाम क्या रखा, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इतनी पूरी सभ्यता के विस्तार में जो सामग्री मिली है उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में हो गया होगा साथियों कि ये जो सभ्यता है, इन सभ्यता की जो ये पहला बिंदु है वो केवल एक स्थान की चर्चा नहीं है, सभी पूरी स्थितियों की या स्थलों के बारे में मिलने वाली सामग्रियों की चर्चा है। ईंटें, ये लोग नगर, सड़कें, मकान, नालियाँ सब बनाने के लिए ईंटें लाते थे प्रयोग में। और कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें थे। जो आधुनिक समय में जो ईंटें बनाते थे उससे भी और अच्छी सुगठित बढ़िया जो है पकी हुई ईंटें बनाते थे। मन के ये जो हैं श्रृंगार की वस्तुएं, माला मोती बनाने से काम में लेने वाले जो बिना छेद युक्त जो है मन के।
और उनकी अस्थियां, पूरा सामग्री जो भी जीवाश्म जो है मनुष्य के या जो है उनके साथ जानवर जो पालतू जानवर थे उनकी अस्थियां मिलती थे। इनसे क्या संस्कृति अवशेष प्रकाश में आती है, हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आती है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो देखते हैं साथियों, अब हमारा टॉपिक शुरू करते हैं किताब के द्वारा। अब किताब में जो लिखा गया है उसका चित्र सामने दिया गया है और जो चित्र दिया गया है उससे संबंधित हम बात एक एक स्पष्ट करते चलते हैं। देखो दोस्तों कि क्या लिखा है, हड़प्पाई मोहर चित्र 1.1 में दिया गया। ये आपका 1.1 चित्र है। इसका मतलब है कि हड़प्पा के स्थल से प्राप्त, यह हड़प्पा जो स्थान है उस स्थान से हमें क्या मिली है, मोहर। अब मोहर का मतलब होता है सील। सील का मतलब होता है कि ठप्पा, जैसे एक ठप्पा प्रयोग में लाते हैं। आप जब कोई भी डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाते हैं तो गजेटेड व्यक्ति क्या करता है, ठप्पा लगाता है। जब ठप्पा लगाता है तो वो जो छाप है उस कागज पर जो है छप जाती है। अब देखो ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये इस चित्र में जो ठप्पा बनाया गया है ये एक गड्ढा का द्वारा लकड़ी का है या लकड़ी क्या पत्थर के बनाते थे और पत्थर जो है बड़ी बारीकी से इसको गढ़ाए किए गए हैं। गड्ढे नुमा ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये चित्र एक वृषभ या बेल का चित्र है और ये वृषभ या बेल का जो चित्र है इसका सींग कितने हैं, एक सींग। ये जो सींग दिखाई दे रहा है ये साथियों इसका मतलब इसे बोलते हैं एक श्रृंगी बेल। अब इसके यहाँ पर जो है कुछ संकेत दे रखे हैं और ये मनुष्य या कोई जीव जैसे चित्र बना रखा है। और विशेष बात दोस्तों ये क्या दे रखी है, ये एक लिपि है। किसी न किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए लिखावट इनमें प्रचलित थी। अब उसका अर्थ हम अभी नहीं समझ पाए हैं, लेकिन इन्होंने लिपि और उसके साथ चित्र युक्त मोहरें जो है उन्होंने छापी। मोहर, मोहर भी कहते हैं, मोहर सिलठप्पा को कहते हैं। मोहर का मतलब वो चीज़ नहीं कि जो गले में लटकाने वाली मोहरें है या दान में दी गई मोहरें चांदी सोने की, वो मोहरें नहीं। मोहर का अर्थ मतलब ठप्पे से लिया गया। अब ये है कि एक श्रृंगी मोहर ठप्पा जो हड़प्पा से मिला है, अब उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं वो ध्यान से देखो। संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है। पूरा वस्तु जब शब्द प्रयोग में लाया जाता है तो दोस्तों ये जमीन में गड़ी हुई पुरानी वस्तु के लिए ये शब्द प्रयोग में लाया जाता है। पूरा वस्तु खुदाई के द्वारा पुरानी चीज निकालकर प्रकट करना पूरा वस्तु कहलाता है। अब ये जो पूरा वस्तु क्या मतलब मोहर जो दिखाई दे रही है, ये मोहर किस पत्थर पर बनी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पत्थर सेलखेड़ी। अब सेलखेड़ी पत्थर का मतलब ये होता है कि पत्थर भी कई प्रकार का होता है, जैसे एक तो टाइल है, मार्बल है, या एक जो आपके चिनाई वाला पत्थर है, एक जमीन वाला पत्थर है। तो इसी तरह सिलखेड़ी पत्थर जो बहुत मजबूत पत्थर होता है साहब, जो सामान्य रूप से फूटता टूटता नहीं है। अगर इसकी बनावट एक बार बन गई तो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो इन सिंधु लोगों ने, सिंधु सभ्यता के लोगों ने जो अपनी सिल बाट मोहरें ये जो है पत्थर के जो है जो बनाए थे, और वो पत्थर कौन सा प्रयोग में लिया, सिलखेड़ी। प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने बाट जो या किसी प्रकार की तोलने की वस्तु, यही कह सकते हैं मोहर कौन सी पूरा सामग्री पे बनाई, कौन से पत्थर के बनाई, तो सिलखेड़ी आएगा। आगे देखते हैं। सिलखेड़ी नामक पत्थर से बनाई गई हैं। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये जानवर एक श्रृंगी बैल है। एक ऐसी लिपि के चिन्ह, ये आपकी लिपि है, एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण का मतलब है कि जो है हथौड़ा और सीनी लेकर अगर ठोक ठोक के अगर निकालते हैं, उस शब्द के लिए क्या शब्द प्रयोग में लाते हैं, उत्कीर्ण करना, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्योंकि उन्होंने क्या लिखा है, अब ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ है जिसने उसकी सटीक व्याख्या की है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तुएं, जैसे कोई भी है प्रयोग में लाई गई मोहर है, उनके द्वारा प्रयोग में लाई गई ईंटें हैं, मनके हैं, उनके उन वस्तुओं के द्वारा, उन पुरा वस्तुओं के द्वारा, जैसे उनके आवास हो गए,
उनके मृदभांड मिट्टी के बर्तन हो गए, उनके आभूषण जो श्रृंगार के लिए प्रयोग में लाते थे, पूरे पूरे तो नहीं लेकिन टूटे फूटे। औजार जो कौन से कांस्य धातु के प्रयोग में लाते थे। मोहर जो सिल ठप्पे होते थे। दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिल जाती है। इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक सामग्री। और पुरानी दबी हुई सामग्री हमें मिली है, उसे हम कह सकते हैं कि ये लोग इस तरह का व्यवहार करते थे। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। जो है विद्वान है, जैसे मान लो आज खुदाई की और वहाँ ज़मीन में से कोई सामग्री मिल जाती है तो हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये लोग, अगर ये चीज़ मिली है तो ये लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, किस तरह का व्यवहार करते थे, इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, ये सारी बातें हम जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे, मतलब खोज करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में हम कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। अब यहाँ विद्वान ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक सामग्री मिल गई, जैसे मान लो ये मोहर ही मिल गई और ये मोहर मिल जाएगी आपको, तो आप क्या क्या अंदाज़ लगाओगे कि ये सामग्री किसकी बनी हुई है, कितनी पुरानी है, क्या करते होंगे, कितनी गहराई से मिली है, उस समय जो है वहाँ पर जो व्यवसाय क्या था, वहाँ की जलवायु क्या थी, वर्षा कैसे होती थी, ये सब जानने का प्रयास जो करते हैं वो क्या कहते हैं, इतिहासकार, पुरातत्वविद इस तरह की सामाजिक या ऐतिहासिक रचना करते हैं। आगे चलते हैं। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से क्या है, परे हैं। अब केवल थोड़ी सी सामग्री हमें मिल गई और हमने किताबों में छाप गया कि धार्मिक रूप से ऐसे रहते थे, सामाजिक व्यवहार ऐसा था, उनकी आर्थिक दशा ऐसी थी, तो क्या कंप्लीट चीज़ है क्या? बिल्कुल अभी अधूरी है। हो सके हमें और सामग्री मिल जाए, हो सके अभी थोड़ी सी सामग्री मिली है, अब उन थोड़ी सी सामग्री से हमें कहते हैं कि हम तो उतना सब कुछ जान गए, तो गलत है। हमेशा ही रहे हैं, मतलब कि जानकारी से परे रहे और हो सकता है हमेशा ही रहे। अब ऐसा तो नहीं है कि सदा सदा के लिए हम उस सभ्यता को पूर्ण रूप से न जान पाएँ। हो सके खुदाई करें और नई टेक्नोलॉजी आ जाए और उस सभ्यता के बारे में हम पूरा पता लगा सकते हैं, ये आशा करते हैं। तो इस चैप्टर में ये जाना कि जैसे ही एक कोई हमारी दबी हुई सामग्री प्रकाश में आ जाती है तो उसे पूरा सामग्री कहते हैं, और पूरा सामग्री प्रकाश में आते ही अब हम सभ्यता और संस्कृति के बारे में गहराई से अध्ययन करने की बात रख सकते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर का पहला बिंदु था। अब आगे की जो चर्चा कर रहे हैं इसके साथ ही परिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, ये आपका जो चैप्टर है किताब का पहला चैप्टर, उसमें दूसरा बिंदु आया परिभाषिक शब्द कि किसके बारे में क्या शब्द प्रयोग में लाया जाता है, दूसरा कहाँ से स्थान मिला है, और काल समय का दर्शन कैसे कराते हैं। तो इसमें देखो, अब देखो हड़प्पा सभ्यता के लिए पहला शब्द क्या ले रहे, सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, पहले मैं बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पुरातत्वविद ने या दयाराम साहनी ने किस स्थान की खुदाई करी थी, हड़प्पा की, और कब करी थी, 1921 में। और उस दयाराम साहनी के द्वारा जब ये खोज की गई थी तो इसका मतलब खोजकर्ता हम किसे मानेंगे, दयाराम साहनी। लेकिन किसके नेतृत्व में की गई थी, उसका नाम है दोस्तों जॉन मार्शल, जो डायरेक्टर था किसका, वो पुरातत्वविद था या आर्कियोलॉजी का था, पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर था। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। मतलब खुदाई करी और खुदाई के अंतर्गत जो मान लो ईंट है, कोई मृदभांड है, मिट्टी का बर्तन है, तो मूर्ति है, कोई पत्थर है, कोई जैसे मान लो आपको शरीर का कोई अंश अवशेष मिल जाता है, उन सब के द्वारा मिलाने के बाद कि ये कह सके कि ये लोग इस तरह का व्यवहार करते थे, इनका समाज ऐसा था, धर्म का ऐसा था, क्योंकि ऐसी मूर्ति मिली है। तो इस तरह की जब हम चर्चा कर देते हैं तो उस तरह के पूरे व्यवहारिक परिवेश को क्या बोलते हैं, एक सामान्य रूप से उसको एक संस्कृति कहते हैं, एक विशिष्ट शैली कहते हैं। आगे देते हैं। सामान्यतया
एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र या कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं मोहरों, पुरावस्तुएं कौन कौन सी? मोहर, मनके, बाट, पत्थर के फलक। अब ये जो सामग्री जिसे मैं नाम ले रहा हूँ कौन कौन सी? मोहर, ये मोहर आपको पहले वाले चित्र में बताई थी। दूसरा मनके, ये आपके जो है मनके, बाट और फलक ये दिखाए गए हैं। ये सारे जो आपके छेदयुक्त जो कि माला या किसी भी प्रकार की जो है आभूषण बनाने के काम में ले रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? मनके। अब उसके बाद जो दूसरा शब्द के लिए बाट, इसका मतलब ये है कि व्यापार के रूप में तोलने का आज जो हमारे 1 किलो 2 किलो के बाट मिलते हैं वो लोहे के हैं, लेकिन ये लोग जो हैं आयताकार या वर्गाकार इस तरह के जो हैं वो जो है किसी की गुणज में, जैसे मान लो कि 100 ग्राम 200 ग्राम का नहीं, 1 किलो 2 किलो का नहीं, ये 16 की गुणज में, 16 है तो ये 32 की गुणज में और ये 64 की गुणज में, इस प्रकार के भाग में ये क्या बनाते थे? बाट बनाते थे। तराजू, तकड़ी भी मिली हैं और पलड़े भी मिले हैं और इसके बाट भी मिले, ये बाट है। इसके बाद जो है उन्होंने शब्द लिया प्रयोग में पत्थर के फलक। फलक दोस्तों औजार हैं और पत्थर के जो फलक बनते हैं वो फलक ये बताते हैं कि जब ये तीखे रूप में, ये खुरोचनी है जो कि खुरचने के काम आती थी और ये जो है छेद करने या किसी प्रकार की खुदाई करने के काम आ रहे हैं। इन औजारों को क्या बोला है? फलक। फलक का मतलब होता है कि कोई पत्थर लेकर मूल पत्थर को अगर ठोक ठोक कर अगर निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फलकीकरण। और जो औजार बनता है उसे क्या बोलते हैं? फलक औजार कहते हैं। आगे चले, ये चित्र नंबर 1-2 में, जैसे 1.2 में दर्शाया गया है और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। पकी ईंटें का मतलब है कि जैसे आधुनिक काल में ईंटें बनती हैं, सांचे में डालकर धूप में सुखा देते हैं और धूप में सुखाने के बाद उसको आग में पकाते हैं तो क्या कहलाएगी? पक्की ईंटें, और केवल धूप में सुखाते हैं तो कच्ची ईंटें कहलाती हैं। ये वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, गुजरात क्षेत्रों से मिलती हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। इस लाइन को मैं अगले स्लाइड में आपको पढ़ाना चाहूँगा साथियों, क्योंकि कहाँ कहाँ पर हैं, जो कौन सा क्षेत्र है वो आपको नज़र आता रहेगा। तो ये वाली लाइन हम अगले वाले इसमें देखते हैं कि अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान कहाँ पर हैं, कि यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों इस स्लाइड में कि ये आपका अफगानिस्तान है, ठीक, और ये आपका क्या है? जम्मू वाला क्षेत्र है। ये आपका पूरा क्षेत्र क्या है? पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। और ये आपका पूरा क्या है? भारत का क्षेत्र है। और इधर जो है ये वाला कौन सा है? बलूचिस्तान कहलाता है। बलूचिस्तान जो ईरान के साथ सटा हुआ प्रदेश है। ईरान और पाकिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र जो है बलूचिस्तान कहलाता है। बलूचिस्तान में सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? सुत्का गेंडोर, ये एक बंदरगाह था। भारत का बंदरगाह लोथल था उस समय, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग में लाते थे। इन स्थलों से जो ऊपर की जो सामग्री मिलती है वो बताई गई है। देखो क्या कौन कौन सी है, तो इसमें जो ऊपर की सामग्री बताई गई है, वापस रिपीट की गई इस बात को, कौन कौन सी? 1.2 के जो चित्र है पहला वाला था जिसमें कि हमारे मन के ईंटें थी, और अब इसमें कह रहा है कि वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के क्षेत्र में, गुजरात जो बलूचिस्तान वाला ये वाला प्रदेश, और गुजरात ये वाला गुजरात ये एरिया क्षेत्रों से मिलती है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। जैसे मान लो कि ये जम्मू वाला क्षेत्र है, ये पाकिस्तान वाला है, ठीक है ना, तो ये वाला हमारा मेरठ वाला क्षेत्र। तो बताओ कितनी दूरी पर है? इतनी दूरी पर होते हुए, यहाँ से इतनी दूरी, इसकी दूरी, इतनी दूरी, इतनी दूरियों पर होते हुए भी लोग आपस में एक ही संस्कृति, खान पान, रहन सहन से संबंधित थे। इसको हम क्या बोलेंगे? संस्कृति, कल्चर बोलते हैं। ये बताने का प्रयास किया गया साथियों। आगे चले कि अगला बिंदु क्या बताना चाह रहा है कि हम जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं उनमें जो ये शब्दावली आएगी, पहले मैं शब्दावली को समझा देता हूँ, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो शब्दावली आई है कैसे आई है उसको पढ़ना चाहेंगे। जैसे मैं आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ,
ये जो शब्द आ रहा है आरंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ, अब जैसे इनमें भी जो नाम आएगा कौन सी संख्या, आरंभिक, विकसित और जो त्याग दिए गए बाद की वाले, ये तीन जो शब्द आ रहे हैं इन शब्दों को पहले मैं समझा देता हूँ, फिर बाद में ये शब्द प्रयोग में लाएंगे। क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र आप कह रहे हो कौन से क्षेत्र में, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बसे हुए थे। इस क्षेत्र में अगर सिंधु घाटी सभ्यता जब हमारा समय चल रहा था, समय के हिसाब से देखें तो ये आपका समय है और ये आपका ईसा का जन्म है और ईसा के जन्म में आज कितना 2021 हो गया। अभी जब ये समय के चल रहा है कि इसका टोटल विकसित समय माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर कितना समय तक है, ये 1500 ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक, अब है कि ये शब्द जो प्रयोग में ला रहे हैं यहाँ पर कौन सा, प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा, इन शब्दों के बारे में। ईसा 2500 साल पहले से, मान लो कि यहाँ पर 2500 से लेकर 1500 ईस्वी तक ये आपका कौन सा माना जाता है, विकसित हड़प्पा, मतलब कि सबसे हड़प्पा सभ्यता सबसे विकास का काल ये है। 2500 से पहले मान लो कि ये 2700 भी ले लिया या 3000 भी ले लिया, तो इस काल को हम कौन सा बोलेंगे दोस्तों, प्रारंभिक हड़प्पा। ये प्रारंभिक स्थिति बोलेंगे जहाँ पर कच्ची बस्तियाँ थी, इस पर पूरा पक्का जो है हड़प्पा विकसित हुआ और उसके बाद ये स्थान छोड़ के चले गए तो उत्तर हड़प्पा कहलाता है।